हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर है 9 आपका। ठीक है, अब तक आपको चैप्टर जो 8 है वो कंप्लीट मिल चुका है और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन मानी अवकल समीकरण का। अब ये जो है चैप्टर बोर्ड में कितने नंबर का है, तो टोटल आपका आता है 6 नंबर का, 6 नंबर का ये है टोटल। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन बी पे, बी के अंदर, और एक क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन डी में। तो सेक्शन बी वाला हम सबको पता है 2 नंबर का आता है और सेक्शन डी से 4 नंबर का है, तो वहां चॉइस भी होगी। 4 नंबर पे आपके पास चॉइस होगी, कोई 2 क्वेश्चन में से एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक सेक्शन बी से होगा अपना 2 नंबर का और एक सेक्शन होगा डी में 4 नंबर का। ये मैंने 2022 में भी इस चैप्टर के ऊपर सीरीज बनाई थी, तो कुछ मैं वीडियो जो मुझे सेम क्वेश्चन रखने वो यहाँ पे एडिट कर दूंगा आपके लिए। कुछ एक्स्ट्रा करने होंगे वो मैं वीडियो के पहले ही करवा दूंगा स्टार्टिंग में। तो सेक्शन डी जो है वो लगभग अपना सेम है और जो सेक्शन बी है उसमें कुछ क्वेश्चन मुझे ऐड करने हैं या जो भी हटाने हैं वो मैं आपको यहीं पे करके दे दूंगा। आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और नंबरिंग मैंने इसको दिए 0 0। आपने पीछे भी कुछ वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने नंबरिंग दी है 0 0, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये मुझे एक्स्ट्रा करवाना है। और जैसा आप देख पा रहे हैं 2022 बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे भी है। क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इफ द स्लोप टू द टेंजेंट एट द पॉइंट xy ऑन द कर्व इज 3x² अपॉन y²। यानी हमें किसकी इक्वेशन बतानी है, कर्व की बतानी है। ठीक है, और उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है xy, वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये हम 6 वाले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, किसको बोलते हैं, dy अपॉन dx को बोलते हैं। तो आपको लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, उन पे थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर उस पे क्वेश्चन आया है, बाकी पहले कभी नहीं आया लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन, पर 2022 बोर्ड में पूछा गया है। तो मतलब रास्ता खुल गया है, क्वेश्चन आ सकता है आपका फिर से एक लैंग्वेज के ऊपर। तो 9.4 है, 9.3 है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हैं जो 2 नंबर के लायक तो बनते ही हैं। तो छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो आपको समझना है कि उसका मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब होता है dy अपॉन dx। क्या होता है, dy अपॉन dx। और ये आपको कितना गिवन है, 3x² अपॉन y², 3x² अपॉन y²। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, अवकल समीकरण। इसको सॉल्व करके आपको वो कर्व बताना है, यानी ये किसकी इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन क्या थी, कर्व की, जिसका हमने डिफरेंशिएशन करके यहां तक पहुंचे थे एक बार। ठीक है ना, तो उल्टा चलना भी हमें। तो यहाँ पे आपके पास है ना, सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है, चरों को पृथक करना 9.4। होमोजीनियस मेथड होता है, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 9.5। और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण 9.6। उन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यहाँ पे आपको यूज करना है। पहचानते कैसे हैं, तरीके क्या है, वो सारे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपका अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है कि x x को एक तरफ करो, y y को एक तरफ करो। तो देखो ये जो y² है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इस dy के इंटू में आ जाएगा, तो y² इंटू क्या लिखेंगे, dy। और ये dx उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, तो 3x² इंटू dx।
जैसे आप वेरिएबल सेपरेट कर देंगे तो बोथ साइड क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है, दोनों साइड क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन का साइन। अब आपको बस इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वाई की क्यूब अपॉन 3, 3 आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, सी जो है वो आप एक तरफ ऐड करें, या तो dx की तरफ या dy की तरफ, है ना, दोनों तरफ नहीं करना। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बना, y की क्यूब अपॉन 3 इक्वल एक्स की क्यूब प्लस सी। 3 से अगर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की क्यूब इक्वल आ जाएगा 3x की क्यूब प्लस 3c। हो सकता है आंसर आपको यहां तक भी ठीक है, कई बार यहाँ जो c के साथ कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है तो फिर आंसर में उसको शो नहीं किया जाता, उसको हम c डैश से कोई नाम दे देते हैं नया, है ना। तो y क्यूब इक्वल कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस c डैश, और ये c डैश की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3c होगी। ये सब चीजें आगे मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, जब हम बड़े क्वेश्चन लेंगे डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको समझना है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन और लेंगे जिसको भी नंबरिंग मैंने दी है 0 0, ठीक है भाई। बोर्ड में तो अभी तक नहीं आया है, चांस है इसके आने के। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dy अपॉन dx इक्वल माइनस के 4x y स्क्वायर, 4xy स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना है इसका, ठीक है भाई। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है, विशिष्ट हल। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका जो लास्ट आंसर आया था उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। क्या बोलते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल तक हमें सेम सोल्व करना होता है क्वेश्चन, चाहे हमें व्यापक हल पूछे यानी जनरल सॉल्यूशन पूछे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे, वहां तक तो आपको करना ही है। अगर आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगता है क्वेश्चन में तो वहां पे एक कंडीशन और गिवन होगी लास्ट में कि इफ x इक्वल इतना तो y इक्वल इतना, है ना, ऐसा कुछ गिवन होगा, तभी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन वहां पे मांगेगा। तो वो अपना लास्ट का काम होता है, एक स्टेप का। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मेथड सोचना है कि कौन सा अप्लाई होगा। तो ये वही सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ज्यादा चांस है वेरिएबल सेपरेशन मेथड के, चरों को पृथक करने पर। और वैसे भी देख के आइडिया हो रहा है कि चर अलग अलग हो जाएंगे, y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो ये y स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर, माइनस का 4x है और ये dx इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx। जैसे आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप बोथ साइड क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेंगे, 4 तो कांस्टेंट है x dx, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर, इसको आप पढ़े dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन y, माइनस का 4 इधर है, x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बनी, -1 अपॉन y इक्वल, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के c। इस नेगेटिव को हम इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन y बराबर ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और c क्या हो जाएगा -c। अगर ये पूरी वैल्यू को मैं यहाँ डिवाइड में ले आऊं तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c इक्वल कितना आ जाएगा y, है ना। ये इक्वेशन एक बार मैं दे देता हूं यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे कंडीशन गिवन होगी आपको, क्या कंडीशन गिवन है, अगर y का मान 1 है तो x कितना है 0, when x is equal to 0 then y कितना है भाई 1 है। x का मान क्या है यहाँ पे 0 है तो y कितना है 1 है। ये दोनों वैल्यू, ये आपका होता है जनरल सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जीएस व्यापक हल।
अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको एक कंडीशन गिवन होगी, एक्स इतना है वाई इतना, वो इस इक्वेशन में पुट करवाना है, तो आपका क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप x का मान क्या रखवाएंगे, x की जगह यहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा माइनस सी, और y की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 1 अपॉन कितना बना, यहाँ से ये 1 अपॉन बना माइनस सी इक्वल 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1। पुट c इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, यहाँ पे तो 1 अपॉन 2x², c की वैल्यू है -1 और एक नेगेटिव यहाँ पहले से है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल कितना है y। तो ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें ये c मिलेगा आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें c नहीं मिलेगा, क्योंकि वो x और y की वैल्यू आप जैसे ही रखेंगे तो c की वैल्यू आपको हर बार मिल जाएगी वहां पे। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको यही मिल जाएंगे, जो मुझे जितने भी एडिट करने हैं यहाँ पे मैं वो आपके लिए कर दूंगा। तो बचे हुए क्वेश्चन आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। dy अपॉन dx इजिकल टू e की पावर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस y, और कह रहा है इसका व्यापक हल बता दो, जनरल सॉल्यूशन से बता दो। ठीक है, व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशंस, 4 ऑप्शंस भी हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड पढ़ते हैं। 9.4 में एक मेथड पढ़ते हैं, 9.5 में एक पढ़ते हैं, और एक 9.6 में पढ़ते हैं। 9.4 जो है वो तो आपकी वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे, चरों को पृथक करना, और जो 9.5 है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण, और जो 9.6 है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में पूछा हुआ है, मल्टीपल चॉइस के अंदर, तो ज्यादा जो चांस है वो कौन सी एक्सरसाइज के होंगे 1 मार्क्स में, 9.4 के सेपरेशन यानी वेरिएबल का सेपरेशन करना, चरों को अलग अलग करना। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको केवल IF यानी इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणक पूछ सकता है, तो वो आगे क्वेश्चन हम ऐसे लेंगे। पर जो सबसे ज्यादा जो चांस होंगे वो किसके होंगे, वेरिएबल सेपरेशंस के, चरों को अलग अलग करना। तो एक बार आप जरूर हल्के से उसको एक नजर से देखेंगे कि क्या ये मेथड अप्लाई हो सकता है। काफी सारे स्टूडेंट इन तीनों मेथड में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अप्लाई होगा। तो जैसे आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको हर मेथड को पहचानने की ट्रिक या तरीके बताऊंगा कि आप देखते ही कैसे डिसाइड कर दोगे कि कौन सा मेथड मुझे लगाना चाहिए। तो सारी चीजें बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही बोलोगे कि ये मेथड मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें। अभी इस पे हम एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को ही। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो e की पावर में x प्लस वाई लिखा हुआ है इसको e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं। जैसे बेस इक्वल है, पावर ऐड की थी तो ऐड थी, तो हमने उनको क्या लिख लिया, अलग अलग कर लिया, e की पावर x अलग कर लिया, e की पावर y अलग कर लिया। वेरिएबल सेपरेशन यानी चरों को पृथक करने का मीनिंग क्या होता है, आप x x के सभी चीजें एक तरफ और y y को एक तरफ। जब हम बोलते हैं कि x को एक तरफ, उसका मतलब हो गया उसमें x जिस फंक्शन में x आ रहा है और साथ में dx, और जिसके साथ y है और साथ में dy, उनको आप अलग अलग कर दें। तो यहां पे देखिए dy अपॉन e की पावर y को इसके नीचे ले आए और dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो e की पावर x इंटू dx। तो आपके क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, चर क्या हो गए, अलग अलग। देखो इधर पूरा y एक तरफ आ गया, इधर x एक तरफ आ गया। इस e की पावर y को ऊपर लेके चले न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस y हो जाएगा, इधर e की पावर x इंटू dx। जैसे आपको लगे कि वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं, y एक साइड हो गया, x एक साइड हो गया, तब आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, बस आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब e की पावर माइनस वाई का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस वाई माइनस,
e की पावर माइनस वाई माइनस इक्वल e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x और प्लस है c। अब यहां पे आके इस मेथड में ये c का थोड़ा सा झंझट रहता है, काफी स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब कई सोचते हैं कि सर देखो इंटीग्रेशन तो हमने इस साइड भी किया था, इस साइड भी किया था, आपने c को तो एक ही तरफ ऐड किया, तो आप चाहें तो दोनों साइड ऐड कर लें। क्या कर लें? दोनों साइड ऐड कर लें। आप इसको c1 बोलोगे, इसको c2 बोलोगे, हम अगली स्टेप में दोनों को फिर कोई नया नोटेशन देंगे। तो आपको एक ही साइड c को ऐड करवाना है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि सर कौन सी साइड ऐड करवाएं, वो आपके ऊपर चॉइस है, आप dy की तरफ करवाएं या dx की तरफ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। c से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चंस के आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा इस c की वजह से। इसको आप जैसे चाहें अपने ऑप्शंस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, वो अभी हम करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जो मोस्टली क्वेश्चंस करवाता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं, उसमें हम dx की तरफ हमेशा c को ऐड करते हैं, dy की तरफ नहीं करवाते हैं। हमेशा किसकी साइड करवाते हैं? dx जिधर होता है एक तरफ, हमेशा x की तरफ। तो आप भी एक ही पैटर्न बना के रखें ताकि बार बार चेंज नहीं करना पड़े, बार बार दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो आपके, ठीक है। तो इसको हम आगे देखो कैसे करेंगे। अपने ऑप्शंस ऐसे तो है नहीं अभी, तो इस e की पावर y को उधर लेके चलेंगे और c को इधर लेके आएंगे। तो e की पावर x देखो उधर पहले से लिखा हुआ है और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस y, और ये c इधर आएगा तो माइनस है c। अगर आप ऐसा ऑप्शंस मैच कराएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बुक वाला या जो ऑप्शंस देगा उसमें ये c माइनस c ऐसा कभी नहीं लिखेगा। तो आपको क्या समझना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y, इस माइनस c को हम एक नया नाम दे देंगे c डैश। क्या दे देंगे? c डैश। किसको बोला हमने c डैश? माइनस c को क्या बोला? c डैश बोला। अब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब काफी स्टूडेंट सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c। ऑप्शन ए सही हो रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ए। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर वहां तो c लिखा हुआ है, c डैश तो है ही नहीं उसके अंदर। तो हम चाहे तो यहां पहले वाले को c डैश बोल सकते हैं और इसको c बोल सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो अपना ये c होगा, इसके ऊपर आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना इसको देख के कि यहाँ c है वहां c डैश है, ऐसा कुछ भी है। यही आपका c है, यही आपका c डैश है। तो ऑप्शंस जो भी हो आप अपना सोल्व करें अलग से और उसको क्या नाम दे दें? c। हम चाहते तो यहाँ पहले यहाँ क्या बोल दें? c डैश, यहाँ भी क्या बोल दें? c डैश, और इसको हम क्या बोल दें? c। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आपको इन चीजों को मैच करवाना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई टेंशन नहीं लेनी है। 1/c आएगा तब भी हम उसको c डैश बोल देंगे, माइनस c आएगा तब भी c डैश बोल देंगे, चाहे तो पहले c डैश बोल दो फिर c बोल दो, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इसको जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर लेना, इधर उधर कोई समस्या नहीं है। आपको बस ये वाली चीज मैचिंग करानी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है c की इधर उधर लिखने की, ठीक है। तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है, आप नोटेशन कैसे भी दें कोई समस्या नहीं है। c डैश लिख रहे हैं तो उसको c समझे आप। आपने एक बार उसको c डैश नाम दिया तो अपनी तरफ से क्या समझे? c, और फिर अपना आंसर मैच से करवाएं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि c को हमें कैसे डील करना है, एक साइड ही ऐड करना है।